अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। फंक्शनल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1.4 अरविंद क्रेसिग की टेक्स्ट बुक का कंटिन्यू रखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम 1.4-5 तक किया था। आज हम थ्योरम 1.4-6 एंड थ्योरम 1.4-7 ये प्रूव करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इस्तेमाल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनको यूज़ किया जाएगा फर्दर डिस्कशंस में, नेक्स्ट चैप्टर्स में भी यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से समझना है। स्पेशली इनकी स्टेटमेंट्स आपने सही तरह से समझनी है। सबसे पहला थ्योरम (1.4-6) अरविंद क्रेसिग पेज नंबर 30 पे है। ये दोनों थ्योरम्स पेज नंबर 30 के ऊपर गिवन है। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट पहले समझ लें और फिर उसके बाद में ये स्टेटमेंट आपको लिखवाऊंगा। सपोज करें कि हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है X विद द मैट्रिक D और M सपोज करें कि X का एक सबसेट है। अब इस केस में जो पहला थ्योरम है 1.4-6, इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट पार्ट ए वो ये है कि अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं x फ्रॉम द क्लोजर ऑफ M, तो फिर इस केस में M के अंदर एक सीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उसकी तमाम तर टर्म्स सेट M से बिलोंग करती होंगी, और वो ऐसा सीक्वेंस होगा जो कि इस पॉइंट X को कन्वर्ज करेगा। ठीक हो गया। तो क्लोजर से, किसी सेट M के क्लोजर से आप कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो उस सेट के अंदर एक सीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि क्लोजर के इस पॉइंट को कन्वर्ज करता होगा। ठीक हो गया। सो दिस बिलोंग्स टू M क्लोजर इफ एंड ओनली इफ देयर इज a sequence xn in M such that xn converges to x। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी स्टेटमेंट इसकी ये है कि सेट M क्लोज्ड सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब अगर हम कोई सा भी सीक्वेंस xn लेते हैं सेट M से, ठीक है, और अगर वो कन्वर्ज करता हो किसी पॉइंट x को, तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट M से बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। तो ये है इसकी सेकंड स्टेटमेंट। तो अब इसको हम फॉर्मली यहाँ पर लिखेंगे। Let M be a non-empty subset of a metric space XD then number 1, X belongs to M closure if and only if there is a sequence xn in the set M such that xn converges to x। ठीक हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है कि M is closed if and only if the situation xn belongs to M
एंड एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, ये दो सिचुएशंस, ये दो कंडीशंस implies x belongs to the set M। ठीक हो गया। अब हम इसको प्रूव करेंगे, स्टेटमेंट आप लोग लिख लें। अच्छा जी, सबसे पहले अब देखें ज़रा इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर इफ़ एंड ओनली इफ़ आ रहा है, तो कन्वर्स भी इन दोनों में हमने प्रूव करना होगा। सबसे पहले आप सपोज़ करें कि x जो है वो m क्लोजर से बिलोंग करता है, ठीक है, और आपको ये पता है कि m का जो क्लोजर है वो m यूनियन m प्राइम के इक्वल होता है, वेयर m इज़ द ड्राइव्ड सेट ऑफ m, यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट m। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक सेट है तो उस सेट के तमाम तर एलिमेंट्स और उस सेट के तमाम तर लिमिट पॉइंट्स का सेट m क्लोजर कहलाता है। ये चीज़ आपको मालूम है। अच्छा जी, तो अगर आप x m क्लोजर से लेते हैं तो इसका मतलब है कि x या तो m से बिलोंग करेगा, ठीक है, या तो m प्राइम से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि x या तो m का एलिमेंट होगा, या अगर वो m का एलिमेंट नहीं है तो फिर वो सेट m का एक लिमिट पॉइंट है। सही हो गया। अच्छा जी, लेट x बिलोंग टू m क्लोजर। ठीक है, प्रूव करना है कि एक सीक्वेंस m के अंदर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि इस पॉइंट x को कन्वर्ज करता है। लेट x बिलोंग टू m क्लोजर, देन आइदर x बिलोंग्स टू m, ठीक है, या तो ये m से बिलोंग करेगा, और x डज नॉट बिलोंग टू m। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू m, अगर x m से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि हम सेट m के अंदर एक सीक्वेंस ऐसा बना सकते हैं जो कि पॉइंट x को कन्वर्ज करता होगा। ठीक है, और वो सीक्वेंस क्या होगा, x x x x एंड अप टू सो ऑन, जिसकी तमाम तर टर्म्स x हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस है, और ये आपको पता है कि किधर को कन्वर्ज करता है, x को कन्वर्ज करता है। ठीक है, और इसकी तमाम तर टर्म्स कहाँ से बिलोंग कर रही हैं, सेट m से बिलोंग कर रही हैं। तो हमने सेट m से बिलोंग करने वाला एक सीक्वेंस बना लिया जो कि इस पॉइंट x को कन्वर्ज करता है। ठीक है, जो कि इस पॉइंट x को कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमने इस केस में बना ली। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू m, देयर इज अ सीक्वेंस x x and up to so on in the set M which converges to x belonging to M। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस बना लिया है सेट M के अंदर जो कि इस पॉइंट x को कन्वर्ज करता। तो ये स्टेटमेंट आ गई हमारे पास। अब हम सपोज करेंगे कि x m से बिलोंग नहीं करता। इफ़ x डज नॉट बिलोंग टू द सेट m, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्लोजर की डेफिनेशन के मुताबिक x कहाँ से बिलोंग करेगा, ये m प्राइम से बिलोंग करेगा, यानी कि x जो है वो एक लिमिट पॉइंट हो गया सेट m का। देन x इज़ अ पॉइंट ऑफ accumulation या accumulation पॉइंट या लिमिट पॉइंट इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट m। अब यहाँ पर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बनेगी, ठीक है, उसको हमने यूज़ करना है। देखें, अगर x m का लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब है कि अगर आप x के अबाउट किसी भी साइज़ का नेबरहुड ड्रॉ करें, किसी भी साइज़ की बॉल यानी कि ड्रॉ करें, तो उस बॉल में सेट m का कोई ना कोई एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़रूर पाया जाएगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन। ठीक हो गया।
और वो अदर देन x होगा। अब हम यहाँ पर हम ये सपोज करें कि x m से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर x m से बिलोंग नहीं करा तो इसका मतलब है कि उस नेबरहुड में, उस हर एक नेबरहुड ऑफ पॉइंट x में सेट m का पॉइंट कोई ना कोई पॉइंट लाजमी आना चाहिए, एटलीस्ट एक पॉइंट आना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट x ले लें, इसके अबाउट आप यूनिट साइज़ की बॉल ड्रॉ करें, यानी जिसका रेडियस कितना है 1। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक इस बॉल में पॉइंट x के अलावा सेट m के कोई ना कोई पॉइंट लाजमी पाए जाएंगे। वो सारे पॉइंट्स होंगे, उनमें से मैं कोई एक ही पॉइंट ले रहा हूँ। उस पॉइंट को मैं कह देता हूँ, सपोज करें पॉइंट x1। अब मैं इसका साइज़ जो है वो हाफ़ कर देता हूँ। ये ओपन बॉल है तो इसलिए डॉटेड लाइन से आप ड्रॉ करें। अब इस बॉल को मैं हाफ़ कर देता हूँ, ठीक है। 1/2 रेडियस की बॉल ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेट m का कोई ना कोई पॉइंट लाजमी होगा, एटलीस्ट एक पॉइंट होगा। उसको मैं पॉइंट x2 कह देता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप कलेक्ट करते जाएं। एक x1 हो गया सेट m से बिलोंग करने वाला, एक x2 हो गया सेट m से बिलोंग करने वाला, और इसी तरह से आगे आप चलते जाएं। nth स्टेप में अभी आपने पहले बॉल जो है वो 1 साइज़ की ली, फिर 1/2 साइज़ की ली, और फिर उसके बाद आप 1/3 साइज़ की बॉल लेंगे। 1/3 रेडियस की जब आपने बॉल ली है तो उसके अंदर भी सेट m का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट है जिसको मैं x3 ले रहा हूँ। फिर 1/4 में x4 होगा, अप टू सो ऑन। nth स्टेप पे आप पहुँचेंगे। 1/n साइज़ की जो बॉल है, 1/n रेडियस की बॉल, उसमें भी एक एटलीस्ट एक पॉइंट होगा, उसको मैं xn कह रहा हूँ, और ये सिलसिला ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, एक सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस xn आएगा, जिसकी टर्म्स क्या क्या बनेंगी। या एक बॉल आ जाती है, बॉल्स आ रही हैं हमारे पास, कौन कौन सी बॉल्स भी, जिनके सेंटर्स क्या हैं x, और इनके रेडियस कितने हैं 1/n। ठीक है, तो ये बॉल्स हमारे पास आ जाती हैं। अब बॉल को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, मैट्रिक का इस्तेमाल करते हुए। मैट्रिक का अगर हम इस्तेमाल करें तो बॉल हम डिफ़ाइन करते हैं, दिस बॉल इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। पॉइंट्स को आप ले लें xn, ठीक है, xn ऑफ द सेट m। ठीक है, इन बॉल्स के अंदर सेट m के वो पॉइंट्स xn है जिनका जब आप डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम द पॉइंट x, तो ये डिस्टेंस जो है 1/n से छोटा आता है, सच दैट d ऑफ xn एंड x इज़ लेस दैन 1/n। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अभी आपने ये लिखना नहीं है। अब ज़रा नोट करें कि 1/n जो है वो किधर को कन्वर्ज करता है, ये 0 को कन्वर्ज करता है। तो हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई, जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं इस इनइक्वालिटी के ऊपर, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी d ऑफ xn x लेस दैन, यहाँ पर भी लिमिट लें 1/n, इस पर लिमिट लेते हैं n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाता है। और आपको पता है d ऑफ xn जो नॉन नेगेटिव है, तो d ऑफ xn ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर भी लिमिट लेते हैं तो ये वापस 0 आ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बाय एंटी सिमेट्री दिस लिमिट इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। सो दिस इज़ इक्वल टू 0, यानी कि xn जो वो किधर को कन्वर्ज कर देता है, x को कन्वर्ज करता है। अब इस सारी चीज़ को हम लिखेंगे, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। Then x is a limit point of the set M, hence for each n equal to 1, 2, 3 and up to so on, the ball be centered at x having radius 1/n
contains an xn belonging to the set m। ठीक है, मिसाल के तौर पर n इक्वल टू 1 लगाते हैं तो आपके पास 1 रेडियस की बॉल आ जाती है, उसके अंदर आपके पास सेट का एक एलिमेंट होगा जिसको मैंने x1 कहा था। और अगर आप n के बजाय 2 लगाते हैं 1/2 साइज़ की बॉल आती है तो उसमें m का दूसरा एक एलिमेंट होगा x2। ठीक है, फिर x3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जब आपने क्वांटाइजेशन दिया n इक्वल टू 1 2 3 तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे इनफाइनाइटली मैनी बॉल्स हैं। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, उसी को हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया शॉर्ट करके। अच्छा जी, पॉइंट्स xn नॉट इक्वल टू x। ठीक है, ये पॉइंट्स सेट m के पॉइंट्स हैं और इनमें से कोई भी पॉइंट x के बराबर नहीं है। ठीक है, ये रीज़न इसकी मैंने आपको समझा दी हुई है ऑलरेडी, बिकॉज x इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट m। ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू द सेट m, तो इसलिए ये पॉइंट्स जो हैं वो x के इक्वल नहीं है। अच्छा जी, कंटेन्स एन xn बिलोंगिंग टू द सेट m सच दैट xn इज नॉट इक्वल टू x, यूँ भी लिख सकते हैं। xn बिलोंग्स टू द सेट m एंड इसी के आगे लिखा है xn कन्वर्जेस टू x। ये भी मैंने आपको बता दी सारी डिटेल्स इसकी। xn कन्वर्जेस टू द पॉइंट x बिकॉज, आगे उसने इसकी रीज़न दे दिया है, बिकॉज 1/n कन्वर्जेस टू 0 एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आकर आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसका लेफ़्ट टू राइट इम्प्लिकेशन प्रूव हो जाती है। ठीक हो गया, यानी कि अगर आप क्लोजर से कोई सा भी पॉइंट लेते हैं, m के क्लोजर से कोई सा भी पॉइंट लेते हैं, तो m के अंदर एक सीक्वेंस जो है वो लाजमी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि किधर को कन्वर्ज कर रहा होगा, पॉइंट x को कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, अब हम राइट टू लेफ़्ट इम्प्लिकेशन जो है वो प्रूव करेंगे, यानी कि हम सेट m के अंदर से एक सीक्वेंस लेंगे जो कि पॉइंट x को कन्वर्ज करता होगा और प्रूव करेंगे कि ये पॉइंट x जो है वो क्लोजर ऑफ m से बिलोंग करता है। यहाँ तक आप इसको लिख लें जल्दी से, और वो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी उसको साइड पर, रफ़ वाली साइड पर लिख लीजिएगा अपने आप को समझाने के लिए। अच्छा जी, कन्वर्सली if xn is in the set m and if xn converges to x, प्रूव करना है कि x belongs to the set m closure। ठीक है, then अगर xn पॉइंट x को कन्वर्ज करता है, अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आप यहाँ पर यूज़ करें। ठीक हो गया, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ एन इंटीजर n सच दैट d ऑफ xn x, अगर xn पॉइंट x को कन्वर्ज कर रहा है, इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, यानी कि आप पॉइंट x के अबाउट किसी भी साइज़ का नेबरहुड ड्रॉ करें, उस नेबरहुड में xn की कोई ना कोई टर्म लाजमी पाई जाएगी। ठीक हो गया, अब xn जो है वो सेट m से बिलोंग कर रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर आप पॉइंट x के अबाउट किसी भी साइज़ का नेबरहुड ड्रॉ करते हैं तो उस नेबरहुड में सेट m का कोई ना कोई पॉइंट लाजमी पाया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है वो सेट m का एक लिमिट पॉइंट हो गया, यानी कि सेट x जो है वो ऑटोमेटिकली m क्लोजर से बिलोंग कर गया। ठीक हो गया ना, तो लिमिट पॉइंट कहाँ से बिलोंग करता है, क्लोजर ही से बिलोंग करता है। ठीक है,
सेट एम से भी बिलोंग करता है, कर सकता है, लेकिन अगर सेट एम से बिलोंग नहीं करा तो डेफिनेटली क्लोजर से बिलोंग करेगा। अच्छा, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देन x बिलोंग्स टू द सेट m, या तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट m से बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। देखिए सीक्वेंस xn जो है पॉइंट x को कन्वर्ज कर रहा है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये जो पॉइंट है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ये तो या तो सेट m से बिलोंग करे, ठीक है, या तो अगर ये सेट m से बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जेंस की वजह से पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। देन x बिलोंग्स टू, देन आइदर लिखें, देन आइदर x बिलोंग्स टू द सेट m और x डज नॉट बिलोंग टू द सेट m। ठीक है, अगर x बिलोंग कर जाता है सेट m से, अब दोनों केसेस हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे ना, अगर x बिलोंग कर जाता है सेट m से तो इसका मतलब है कि ये m क्लोजर से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट m जो है वो सबसेट होता है क्लोजर का, क्योंकि क्लोजर ऑफ m इक्वल टू m यूनियन m प्राइम है, फिर m इज़ द ड्राइव्ड सेट ऑफ m। तो इसका मतलब हुआ इफ़ x बिलोंग्स टू m देन x बिलोंग्स टू m क्लोजर। आगे आप रीज़न लिख लीजिएगा नंबर्स बचाने के लिए, बिकॉज m इज़ अ सबसेट ऑफ m closure, because m closure is the smallest subset which contains the set m, therefore m is contained in m closure। बहुत सारी रीज़न्स हैं, तो आप कोई सी भी रीज़न जो भी आपको आसान लगे उसको यहाँ पर जस्टिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद ये तो हमने प्रूव कर लिया कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, m क्लोजर से, लेकिन कौन सा केस अभी कंसीडर किया हमने, x बिलोंगिंग टू द सेट m। If x does not belong to m, तो फिर अब चूंकि हमें ये पता है कि x एंड x को कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक x के अबाउट किसी भी साइज़ का नेबरहुड ड्रॉ करें, उस नेबरहुड में सेट m का कोई ना कोई पॉइंट होगा। डिटेल्स मैंने बता दी हैं, तो इसका मतलब है कि दिस पॉइंट x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट m। अब ये लिमिट पॉइंट हो गया सेट m का, तो ऑटोमेटिकली m क्लोजर से बिलोंग कर गया। देन every neighborhood of point x, every neighborhood of point x contains points xn not equal to x of the set m। ठीक है, सेट m के other than point x पॉइंट्स कंटेन करता है, सो दैट, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इज़ अ पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ m, सो दैट x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट m, यानी कि x बिलोंग्स टू m क्लोजर, या हैंस लिख लें दैट इज़ के बजाय, यस, सो x बिलोंग्स टू m क्लोजर। तो अगर x m से बिलोंग नहीं करता तो हमने ये प्रूव किया कि x m क्लोजर से बिलोंग करता। तो अगर x m से बिलोंग करे तब भी, या x अगर m से ना भी बिलोंग करे तब भी, हमने ये प्रूव किया कि ये इसके क्लोजर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हमने कन्वर्स जो है वो यहाँ पर प्रूव कर लिया। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही पार्ट ए का जो प्रूफ है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर बी का प्रूफ। पार्ट नंबर बी तो बिल्कुल ही सिंपल है। देखें एम क्लोज्ड किस सूरत में होता है, हमें पता है कि एम क्लोज सिर्फ उस सूरत में होता है जब ये अपने ही क्लोजर के इक्वल हो। ठीक है, एम इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एम इज इक्वल टू एम क्लोजर। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर ए इस्तेमाल करें। पार्ट नंबर ए क्या कहते हैं? पार्ट नंबर ये कहता है, ए ये कहता है
कि एक्स एम क्लोजर, अब एम क्लोजर यहाँ पर एम के इक्वल हो गया, एक्स एम से सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में बिलोंग करेगा जब एम के अंदर एक सीक्वेंस होगा जो कि पॉइंट एक्स को कन्वर्ज करता होगा। यानी कि अगर सेट एम क्लोज्ड है तो फिर ये क्लोज्ड सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब आप इस क्लोज सेट में से कोई सा भी सीक्वेंस लेंगे, नहीं, जब इस क्लोज सेट में एक सीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो कि उस पॉइंट ऑफ द क्लोज सेट से बिलोंग करे, उस पॉइंट ऑफ द क्लोज सेट को कन्वर्ज करे। ठीक हो गया। तो अब इसी स्टेटमेंट से ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब ये क्या कह रही है कि एम क्लोज्ड सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब सेट एम के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करे जो कि एक ऐसे पॉइंट को कन्वर्ज करे जो कि सेट एम से बिलोंग करता हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, बाय पार्ट वन if x belongs to M, then there is a sequence xn in M such that xn converges to the point x। तो हमने ये जो पार्ट बी है ये प्रूव कर लिया। ज़रा गौर से देखें कि एम चूँकि क्लोज था तो एम क्लोजर एम के इक्वल हो गया। पार्ट ए का इस्तेमाल किया हमने। अगर हमने क्या किया, सेट एम से क्लोजर से एक एलिमेंट लिया, अब यहाँ पे क्लोजर वापस सेट एम के इक्वल है, तो एम के अंदर एक सीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि इस पॉइंट एक्स को कन्वर्ज करता होगा। अब पार्ट बी के अंदर भी यही चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, कि अगर एम क्लोज्ड है तो फिर हमारे पास सेट एम के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस एक्स एन आएगा जो कि एक ऐसे पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, जो कि कौन सा पॉइंट है, पॉइंट एक्स। ठीक हो गया। और वो पॉइंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट एम। यानी कि ये सीक्वेंस एक ऐसे पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है जो कि सेट एम ही से बिलोंग करता है। और यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव की है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि किधर को कन्वर्ज कर रहा है, सेट एम के किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमने सेकंड पार्ट भी जो है वो प्रूव कर लिया। अब हम आगे चलेंगे थ्योरम 1.4-7 की तरफ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये वाला सारा आप लिख लें, लिख लिया होगा आपने। थ्योरम 1.4-7 इसको भी हमने आगे बहुत सारी जगहों में नेक्स्ट चैप्टर्स में इस्तेमाल करना है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखिए, अगर हमारे पास एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है X, ठीक है, ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। अगर हम इसकी कोई सब स्पेस लेते हैं M, सबसेट नहीं, सब स्पेस लेते हैं, तो ये लाजमी नहीं है कि ये सब स्पेस भी कंप्लीट हो। ठीक हो गया। तो ये किस सूरत में कंप्लीट होगी, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब M क्लोज्ड हो। ठीक हो गया। यानी कि किसी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का सब स्पेस सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कंप्लीट होता है जब वो क्लोज्ड हो। तो M कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब M क्लोज्ड होगा। A subspace M of a metric space of a complete metric space is complete if and only if M is closed। क्लोज सबसेट है X का, क्लोज्ड इन X।
ठीक हो गया। प्रूफ इसका बिल्कुल सिंपल है। पहले हम ये सपोज करेंगे कि ये जो सबसेट M है ये कंप्लीट है, और प्रूफ करेंगे कि ये क्लोज्ड है, और फिर सपोज करेंगे कि M क्लोज्ड है, और प्रूफ करेंगे कि M कंप्लीट है। ठीक हो गया। प्रूफ लेट M बी कंप्लीट लेट X बिलोंग टू M क्लोजर। हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं, कहाँ से? M क्लोजर से, ठीक है। और प्रूव करेंगे कि ये X M से बिलोंग करता है, ठीक है। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि M जो है वो M क्लोजर के इक्वल है। ठीक हो गया, यानी कि M क्लोज्ड है। देखें, हमें यह पता है कि M जो है वो सबसेट होता है M क्लोजर का। अब यहाँ से हम क्या करें, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं M क्लोजर का, और प्रूव कर रहे हैं कि वो M में लाई करता है, यानी कि M क्लोजर से कोई सा भी जब आप एलिमेंट लेते हैं वो सेट M का एलिमेंट बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि M क्लोजर इज़ अ सबसेट ऑफ M। हमारे पास ये कंडीशन आ रही। अब इस कंडीशन 1 और इस कंडीशन 2 इन दोनों को कंबाइन करें तो ये आ जाता है, एंटी सिमेट्री कहते हैं इसको। अच्छा जी, तो इससे प्रूव हो जाता है कि M क्या है, क्लोज्ड है। होपफुली आपको आइडिया जो है वो समझ आ गया कि इसको हमने प्रूफ किस तरह से करना है। लेट X बिलोंग टू M क्लोजर। अब हम क्या करेंगे, पिछला थ्योरम जो है उसका पार्ट ए इस्तेमाल करेंगे। पार्ट ए क्या कहते हैं कि X M क्लोजर से सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में बिलोंग करेगा जब M के अंदर एक सीक्वेंस ऐसा हो जो कि पॉइंट X को कन्वर्ज करता हो। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे रेफरेंस दिए बगैर। लेट X बिलोंग टू M क्लोजर, देन there is a sequence, there is a sequence xn in the set M such that xn converges to x। ठीक हो गया। अब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और किसी मैट्रिक्स स्पेस का कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो हमने पिछले लेक्चर में थ्योरम प्रूव किया था कि ये कॉशी भी होगा। थ्योरम क्या था कि मैट्रिक्स स्पेस में अगर हम कोई सा भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेते हैं तो वो कॉशी होगा। ठीक है, अच्छा जी, देन xn इज कॉशी। आगे ब्रैकेट में बेशक लिख लीजिएगा बिकॉज xn इज कन्वर्जेंट। अच्छा जी, अब आपको ये पता है कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है सीक्वेंस, सेट M से। तो ये सेट M का एक कॉशी सीक्वेंस है। सपोज क्या किया हुआ हमने, सेट M कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। सब स्पेस M जो है वो कंप्लीट स्पेस है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक इस मैट्रिक्स स्पेस का हर एक कॉशी सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। देखिए, अभी तो हमने थ्योरम लगा ली कि कन्वर्जेंट थ्योरम जो है वो कॉशी होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हम कोई जनरल मैट्रिक्स स्पेस लेते हैं तो उसमें यह लाजमी नहीं है कि हर एक कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज करे। सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कन्वर्ज करेगा जब आपकी स्पेस क्या होगी, कंप्लीट होगी। और कंप्लीट स्पेस को हमने इसी तरह से डिफाइन किया था कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक ऐसी मैट्रिक्स स्पेस है जिसका हर एक कॉशी सीक्वेंस इसमें कन्वर्ज करता है। तो xn चूँकि कॉशी है और M क्या है, M कंप्लीट है, सिंस M इज कंप्लीट, तो इसका ये मतलब है कि ये जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो सेट M से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज सेट M इज कंप्लीट, सब स्पेस M इज कंप्लीट, देयरफॉर xn विच इज द कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेस, किधर को कन्वर्ज करेगा, सेट M में कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस इन द सेट M। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से बिलोंग करेगी, सेट M से। वेरी सिंपल, हेंस x बिलोंग्स टू द लिमिट M। तो हमने क्या प्रूव किया कि M क्लोजर का कोई सा भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया जाए तो वो M में लाई करता है।
तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंस x बिलोंगिंग टू m क्लोजर was arbitrary, therefore m closure is a subset of m, ये आपकी 1 होगी। बट हमें पता है कि m जो है वो सबसेट होता है m क्लोजर का, therefore from 1 and 2 m is equal to m closure। ठीक है, that is m is closed because we know that m is closed if and only if m is equal to m closure। तो हमने क्या प्रूव किया कि अगर m को कंप्लीट सपोज किया जाए तो m क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्लोजनेस हमने इस्टेब्लिश कर ली। अब हम क्लोजनेस को सपोज करेंगे और कंप्लीटनेस इस्टेब्लिश करेंगे। इसको जल्दी से लिख लें, लिख लिया होगा आप लोगों ने। कन्वर्सली suppose that m is closed in x, suppose m is closed in x, यानी कि this is a closed subset of the metric space x। Let xn be a Cauchy sequence in m। ठीक है, m से हम एक आर्बिट्रेरी Cauchy सीक्वेंस xn ले रहे हैं। अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर लें कि ये सीक्वेंस जो वो सेट m में कन्वर्ज करता है, यानी कि इसकी जो लिमिट है, सपोज करेंगे कि xn x को कन्वर्ज करें, प्रूव करेंगे कि अगर किसी तरह से ये प्रूव करेंगे ये लिमिट x जो वो सेट m से बिलोंग करती है, तो इसका मतलब है कि xn जो वो ऐसा Cauchy सीक्वेंस इन m हो जाएगा जो कि m में ही कन्वर्ज करता होगा। इससे प्रूव हो जाएगा कि m कंप्लीट है। होपफुली आपको आइडिया जो इसकी समझ आ गई। सपोज xn कन्वर्जेस टू x, प्रूव करना है x कहाँ से बिलोंग करता है, सेट m से। अब xn x को कन्वर्ज करता है और हमने क्या सपोज किया, m क्लोज्ड है। तो अभी जो पार्ट b हमने प्रूव किया था उसके मुताबिक इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x जो है वो m से बिलोंग करता है। ठीक है, पार्ट बी में हमने क्या प्रूव किया था कि अगर m क्लोज्ड है, m इज क्लोज्ड if and only if there is a sequence xn in m। ठीक है, the situation xn belonging to m and xn converges to x, यानी कि m के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस लिया जो कि पॉइंट x को कन्वर्ज करता है। तो ये जो पॉइंट x है, ये दो कंडीशंस, these two condition imply x belongs to the set m। अब ये कंडीशन हमने यूज़ करनी। देखें, हम सपोज करें m क्या है, क्लोज्ड है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। और हमने क्या किया, xn के अंदर एक सीक्वेंस लिया, चाहे वो Cauchy है या Cauchy नहीं, ये सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस लिया जो कि पॉइंट x को कन्वर्ज करता है। अब थ्योरम क्या कहता है कि ये पॉइंट x कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट m से। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सिंस m इज क्लोज्ड देयरफॉर x बिलोंग्स टू द सेट m। तो x कहाँ से बिलोंग कर गया, सेट m से बिलोंग कर गया। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने सपोज किया हुआ है कि m क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, और प्रूव किया हुआ है कि x जो है वो m से बिलोंग करता है, और xn जो वो Cauchy सीक्वेंस था सेट m के अंदर। हमने ये प्रूव कर लिया हुआ है कि
ये जो कॉशी सीक्वेंस है ये सेट एम ही के किसी या किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है, यानी कि सेट एम में कन्वर्ज करता है। तो इससे प्रूव क्या हो जाता है कि एम जो है वो कंप्लीट है। ठीक हो गया। हैंस, इसके आगे आप लिखेंगे हैंस आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस arbitrary Cauchy sequence xn converges in M, converges in M, that is M is complete। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही इस थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है वो भी प्रूव हो जाता है और ये थ्योरम इसका कंप्लीट प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेक्चर ओवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।